नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हम लोग यूपी स्पेशल लगातार पढ़ रहे हैं। यूपी स्पेशल, लोअर पीसीएस, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए जो भी यूपी स्पेशल से प्रश्न बने हैं, उन सारे प्रश्नों को एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका विस्तृत रूप जो है आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ये संक्षिप्त अवलोकन डायग्राम के माध्यम से मैं रेगुलर आपको बता रहा हूँ और मेरी रेगुलर क्लासेज चल रही है। तो प्रयाग शिक्षा पे आप नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आइए आज बात जानेंगे यूपी की हिस्ट्री, यानी यूपी का इतिहास क्या रहा है। उस इतिहास में हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। चलिए, आज यूपी के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो कैसे पढ़ा जाएगा, उसकी अगर मैं चर्चा करूं तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है यूपी का इतिहास जानेंगे। आज का टॉपिक है यूपी का इतिहास, यानी यूपी की हिस्ट्री देखेंगे और उसका एक विस्तृत सिंहावलोकन करेंगे क्या है। पहली बात कि आपको हिस्ट्री शब्द किसने दिया था, तो हिस्ट्री शब्द जो है हेरोडोटस ने दिया था। हिस्ट्री शब्द किसने दिया था, तो हिस्ट्री शब्द हेरोडोटस ने दिया था। ये यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है। हेरोडोटस का एक बुक था जिसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरो हेरो हेरोडोटस की बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिका। और हिस्ट्री शब्द सबसे पहले किसने दिया था, हेरोडोटस ने दिया था। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं इतिहास की, अगर मैं बात करूं इतिहास को हम तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं। इतिहास को हम तीन पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट है आपका पाषाण काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। अगर मैं बात करूं पूरे इतिहास की, मैं बात करूं इतिहास को तीन खंडों में बांट कर पढ़ा जाता है। एक पाषाण युग जिसको स्टोन एज कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक जिसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, और ऐतिहासिक जिसको आयरन एज कहा जाता है। अगर मैं बात करूं पाषाण का शाब्दिक अर्थ होता है, पाषाण मींस क्या होता है, आप देखें स्टोन मींस क्या होता है, तो पत्थर। इसे पत्थर युग भी कहा जाता है। पाषाण युग को हम लोग पत्थर युग कहते हैं। और पाषाण युग में के अंतर्गत, यानी पाषाण काल के अंतर्गत तीन बिंदुओं पर हम ध्यान देते हैं। तीन बिंदुओं को ध्यान देते हैं। और तीन बिंदु कौन कौन से, पहले पाषाण युग के अंतर्गत हम लोग पूरा पाषाण काल को पढ़ते हैं, फिर मध्य पाषाण काल को पढ़ते हैं, फिर नव पाषाण काल को पढ़ते हैं। तो पाषाण काल के अंतर्गत हम तीन बातों को ध्यान देते हैं। पहले पूरा पाषाण काल किसके अंतर्गत आता है, तो पाषाण काल के अंतर्गत आता है। मध्य पाषाण काल आता है तो किसके अंतर्गत आता है, तो पाषाण काल के। नव पाषाण काल की चर्चा किसमें, तो पाषाण काल के। तो पाषाण काल में थ्री स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, एक एक कर को देखते हैं। अगर मैं बात करूं आद्य ऐतिहासिक काल की मैं बात करूंगा तो इसमें किसकी खोज हुई थी, कांसा की खोज हुई थी। कांसा कहाँ मिला था, तो आपके कांसा की जब मैं बात करूंगा तो आपको हड़प्पा या सिंधु सभ्यता देखने को मिलेगा। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता देखने को मिलता है, वहां पे कांसा की खोज हुई थी। तो हड़प्पा में हम लोग कांसे और सिंधु सभ्यता में कांसे कोई खोज करेंगे तो ये बात यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं ऐतिहासिक काल की, मैं बात करूं जहां हमने लोहा का साक्ष्य मिला, ऐतिहासिक काल की मैं बात करूं, ऐसा काल जहाँ पे हमें चीजें क्या मिली मिली उस चीज को हम पढ़ सकते हैं। वो ऐतिहासिक में क्या किया गया, दर्ज किया गया। उसमें जब ऐतिहासिक काल में आते हैं, उसमें तीन खंड में हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, मध्य इतिहास पढ़ते हैं और आधुनिक इतिहास करते हैं। प्राचीन इतिहास में आपको देखेंगे तो वैदिक काल पढ़ते हैं, महाजनपद पढ़ते हैं, बौद्ध पढ़ते हैं, जैन पढ़ते हैं। ये क्या है, हमारे प्राचीन इतिहास के पार्ट है। मध्यकालीन में मैं बात करूं तो संतुलन की बात करता हूं, ये जैसे दिल्ली सल्तनत की बात करूंगा, जैसे मुगल की बात किया जाएगा, जैसे लोधी वंश की बात किया जाएगा। ये तमाम चीजें क्या है, हम लोग लगातार इस मध्यकाल में पढ़ते रहेंगे। आधुनिक काल की मैं बात आऊंगा, आधुनिक काल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो 1857 के बाद, 1857 के बाद और अब तक जो भी घटनाएं हुई है, अब तक जो भी भारत में घटनाएं हुई है, उसे आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। तो कुल मिला के जब हम इतिहास की बात करेंगे तो इतना पार्ट में, लेकिन मुझे इतिहास पढ़ना नहीं है, मुझे किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, तो मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की इतिहास क्या रही है उस पर हमको चर्चा करना है। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में क्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल में कौन कौन से तत्व मिले, मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से तत्व मिले, नव पाषाण काल में तत्व कौन से मिले। जैसे आग की खोज हुई तो नव पाषाण काल में हुई, कहाँ पे हुई, किस जगह पे हुई, तो ये तमाम चीजें हमको क्या है देखने का। अगर मैं बात करूंगा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बात करूंगा तो हड़प्पा सभ्यता की कौन कौन से स्थल उत्तर प्रदेश में मिले उन पे चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूंगा लोहे या प्राचीन इतिहास की बात करूंगा तो प्राचीन इतिहास में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले, कहाँ पे हड्डी के साक्ष्य मिले। अगर मैं मध्यकाल में बात करूंगा उत्तर प्रदेश में तो मगध से लेके कटक अशोक की बात किया जाएगा, और गौतम बुद्ध की बात किया जाएगा मध्यकाल में, जैन की बात की जाएगी मध्यकाल में। और आधुनिक काल में बात किया जाएगा तो आधुनिक काल में जो भी आंदोलन उत्तर प्रदेश से संबंधित है उन पे एक एक करके हम क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि चीज आपको एकदम समझ में आ गई होगी और डायग्राम के माध्यम से आप क्या है उस चीजों को आप समझ सकते हैं। और डायग्राम
को आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पेन पेपर पेंसिल जो भी है आप कलम कापी लेकर बैठिए और उसको क्या करिए आप उसको सॉल्व करते रहिए, लिखते रहिए। चलिए आइए अगले में बात करता हूँ, अगले टॉपिक में चलता हूँ। अगला टॉपिक आपकी स्क्रीन पे क्या है? अगला टॉपिक है आपके स्क्रीन पे यूपी की हिस्ट्री, यानी यूपी का इतिहास क्या रहा है। तो यूपी के इतिहास की मैं बात करूंगा तो यूपी की इतिहास प्राचीन काल में अगर देखा जाए, प्राचीन काल से पहले हम लोग देखेंगे नौ पाषाण काल की अगर मैं बात करता हूं तो नौ पाषाण काल में आपको देखने को मिला था कि बेलन नदी, क्या बेलन नदी घाटी। तो नौ पाषाण काल में जब हम आएंगे तो आपको कुछ स्थान देखने को मिलता है। पहला कोल्डिहवा कहाँ स्थित है? तो कोल्डियामा आपका प्रयागराज में स्थित है। कोल्डियामा कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। और कोल्डियामा से आपको चावल या धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला। ध्यान रखिएगा, चावल या धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है? आप कहेंगे कोल्डियामा, जो प्रयागराज में पड़ता है। कोल्डियामा प्रयागराज में पड़ता है। और किस नदी के तट पे था? तो बेलन नदी घाटी में स्थित है। कोल्डियामा किस नदी घाटी में स्थित है? आप कहेंगे बेलन नदी घाटी में कोल्डियामा स्थित है, जहां पे चावल के या धान की खेती का पहली बार क्या मिला था? साक्ष्य मिला था। क्या मिला था? साक्ष्य मिला था। अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, मगधा गढ़ा, महगधा की बात में बात करूं, ये कहाँ है? तो ये भी प्रयागराज में स्थित है। ये भी प्रयागराज में स्थित है। और यहाँ पे अनाज रखने के लिए घड़े या मटके का साक्ष्य मिला था। मगधा से क्या मिला था? तो मगधा से अनाज रखने के लिए घड़े या मटके का साक्ष्य मिला था, जो प्रयागराज में स्थित है। और क्या मिला था? मगधा से पशुओं को रहने के लिए गौशाला का प्रयोग या गौशाला को रखने के लिए साक्ष्य मिला था मगधा से। तो प्रश्न कभी कभी पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से चावल के साक्ष्य मिले थे? तो आप कहेंगे कोल्डियामा प्रयागराज में पड़ता है, जो बेलन नदी घाटी में स्थित है। दूसरा पूछ देता है कि अनाज रखने का मटका या घड़े कहाँ से मिले थे? तो आप कहेंगे मगधा, ये भी प्रयागराज में। और पशुओं को रखने के लिए गौशाला का भी प्रयोग पहली बार देखने को कहाँ मिला था? मगधा। एक तीसरा आपको मिलेगा पंचोहो। पंचोहो क्या है? पंचोह क्या है? पंचोह एक ऐसा है जहां पे गौशाला की देखने को मिलता है। पंचोह से तलवारें और ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है, चीजें मिलती है। अब अगला मैं बात करूं, अगले बिंदु पे लहुरा देव। क्या है? आपको लहुरा देव की मैं बात करूंगा। तो लहुरा देव से आपको क्या मिला देखने के लिए? लहुरा देव तो पहले कहाँ स्थित है? लहुरा देव को आप देखेंगे तो संत कबीर नगर में स्थित। लहुरा देव कहाँ? संत कबीर नगर में स्थित है। संत कबीर नगर में स्थित है। लहुरा देव से ही आपको संत कबीर नगर में देखेंगे तो सबसे पहले धान की खेती करने का साक्ष्य मिला। धान की खेती कहाँ से? लहुरा देव से ही मिला। कहाँ से मिला है? लहुरा देव से मिला है। आप लोग, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, आप लोग इस चीज को क्या करिएगा, याद करते रहिएगा और याद करते रहिएगा, याद करते रहिएगा। अगर मैं बात करूं कि बेलन नदी घाटी की खोज किसने किया था? बेलन नदी घाटी की जो खोज करता पूछा जाएगा, इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज किसने किया था? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जी.आर. शर्मा। क्या? जी.आर. शर्मा ने, जी.आर. शर्मा ने इसकी खोज की थी। इसकी बेलन घाटी की खोज की थी। बेलन घाटी की खोज की थी। आइए अगर मैं बात करूं ताम्र पाषाण काल में, अर्थात ऐसा काल जहां पे तांबे का प्रयोग किया गया था, ऐसा काल जहां पे तांबे का प्रयोग किया गया था, अर्थात तांबे से बने वस्तुओं का प्रयोग किया गया था, उसी को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ये स्थान कहाँ था? तो ताम्र पाषाण काल जो कहाँ था स्थित था, इसका जो काल था आप कह सकते हैं कि ये मेरठ और सहारनपुर के बीच में जो भी तांबे की चीजें उगी थी, तांबे की चीजें बनाई गई थी, उसको देखने का साक्ष्य मिला था। कहाँ से? ताम्र पाषाण काल में। ताम्र पाषाण काल जब आता है तो सहारनपुर और मेरठ के बीच में जो भी तत्व बने थे वो चीज देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं ताम्र कास्व संस्कृति जो है, ताम्र कास्व संस्कृति जो है कहाँ थे? तो अलीपुर में। कहाँ है? अलीपुर। आलमगीरपुर पड़ेगा। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? आलमगीरपुर आपका मेरठ और हिंडस नदी के बीच में जो है आलमगीरपुर पड़ता है। बड़गांव और हुलसा, बड़गांव और हुलसा दो नामक स्थान से क्या मिला था? ताम्र का मिला था। ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? ये आपका सहारनपुर शहर में मिलते हैं। बड़गांव और हुलसा जो है आपके सहारनपुर में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? सहारनपुर में पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, सहारनपुर में ये चीजें आपको देखने को मिलता है, सहारनपुर में। आइए अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज पे अब देखिएगा, प्राग प्राग ऐतिहासिक काल में जो जो चीजें हमको देखने को मिला है उस चीज पे मैं बात करूंगा। जैसे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल रहेगा सॉरी, चलिए पूरा पाषाण काल, ये आपका मध्य पाषाण काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको हम मध्य पाषाण काल कह सकते हैं।
मध्य पाषाण काल कर सकते हैं और नव पाषाण काल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नव पाषाण काल कर सकते हैं। पूरा पाषाण काल में आपको देखेगा बेलन घाटी बेलन नदी घाटी देखने को मिलेगा। बेलन नदी घाटी से क्या क्या मिला था? बेलन नदी घाटी जो टोंस नदी की सहायक नदी है, इसका विस्तार जो बेलन नदी घाटी का विस्तार जो है सोनभद्र, प्रयागराज और मिर्जापुर में हुआ है। किसका? बेलन नदी घाट का। दूसरे स्थान देखने को मिला था सिंगरौली घाटी। दूसरे पूरा पाषाण काल में कौन से घाटी मिला था? सिंगरौली घाटी मिला था। ये कहाँ है? ये सोनभद्र नामक स्थान पे, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कौन सी घाटी देखने को मिली थी? सिंगरौली। तीसरा है चकिया घाटी। क्या? चकिया घाटी। ये सब पूरा पाषाण काल के समय का स्थान है जो कहाँ है? चंदौली में। जो कहाँ है? चंदौली में स्थित है। अगर मैं बात करूंगा मध्य पाषाण काल की, मैं बात करूं मध्य पाषाण काल की, अगर मैं बात करूं तो मध्य पाषाण काल की मैं बात करूं, वहां पे एक साक्ष्य मिला था का दमदमा नामक स्थान कहां से मिला था? ये प्रतापगढ़ से मिला था। दमदमा नामक स्थान कहां से मिला था? ये प्रतापगढ़ से मिला था। कहां से मिला था? प्रतापगढ़ से मिला था। प्रतापगढ़ से मिला था और प्रतापगढ़ से मिला था और 41 समाधान अर्थात 41 समाधान मिले थे। कितना? 41 शवों का आधार मिला था, यानी 100 यानी जो मुर्दा थे, मुर्दों का रखने के लिए 41 समाधान कहां से मिले थे? ये दमदमा स्थान से मिलते। दमदमा स्थान कहाँ है? ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। और क्या मिले थे वहां? गर्त चूल्हे मिले थे। जैसे आप छोटे छोटे रहे होंगे तो घरों में छोटे छोटे क्या होते हैं? चूल्हे बना दिए जाते हैं, गर्तनुमा चूल्हे बना दिए जाते हैं। ये कहाँ से मिला था? दमदमा से मिला था। सिंह, हड्डी व सिंह के उपकरण, हड्डी और सिंह के उपकरण जो थे ये कहाँ से मिले थे? ये दमदमा से मिले थे। और दमदमा कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। ये यूपी में पड़ता है। ये मध्य पाषाण काल की स्थलाकृति है। मध्य पाषाण काल की स्थलाकृति। अगर मैं बात करूं सराय नाहर राय, ये कहाँ पड़ता है? सराय नाहर राय कहाँ स्थान पड़ता है? ये भी प्रयागराज में पड़ता है। यहाँ पे क्या साक्ष्य मिला था? यहाँ मानव अस्थि पंजर, मानव के जो अस्थि उसके क्या मिले थे? पंजर मिले थे। यहाँ पे 15 समाधान यानी 15 मुर्दा घर कह सकते हैं जहाँ पे शवों को दफनाया जाता था। तो 15 समाधान कहाँ मिले थे? ये सराय नाहर से मिले थे। और 41 समाधान कहाँ से मिलेगा? तो दमदमा से मिलेगा। ठीक है। और 8 गर्त चूल्हे मिले थे, अर्थात 8 गर्त चूल्हे मिले थे। ऐसा साक्ष्य जहाँ 8 गर्त चूल्हे कहाँ से मिले थे? सराय नाहर से मिले थे। ठीक है। अगर मैं बात करूं बेलन नदी घाटी, मैं पिछली क्लास में बताया हूं बेलन नदी घाटी की खोज किसने किया था? तो खोजकर्ता कौन थे? आरजे शर्मा थे। क्या थे? आरजे शर्मा थे। और बेलन नदी घाटी में 2 स्थान देखने को मिलता है, एक चोपानी मांडो और दूसरा लोहदाना नाला मिला था, जहां से चौपान मांडी से खोपड़ी मिले थे और लोहदाना से क्या मिला था? आपका नाला से क्या मिला था? मिट्टी के बर्तन मिले थे। क्या मिले थे? मिट्टी के बर्तन मिले थे। जब बेलन नदी घाटी की खोज आरजी शर्मा करते हैं, उसमें बेलन घाटी में आपको भेड़ बकरी की हड्डी देखने को मिलती है, मिट्टी के बर्तन मिलने को देखने को मिलती है और झोपड़ी भी मिलती है। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि बेलन नदी घाटी से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? तो भेड़ बकरी की हड्डियां, मिट्टी के बर्तन और झोपड़ी भी देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं मध्य पाषाण काल के एक स्थान आता है महदहा आता है, जो प्रतापगढ़ में स्थित है। यहाँ पे मानव के अस्थि और गर्त चूल्हे और सिल लोढ़ा और हथौड़े के साक्ष्य मिले थे। कहाँ से? मगदहा से मानव के अस्थि, गर्त चूल्हे और सिल लोढ़े के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? मगदहा से मिले थे। और किस काल की थे? ये मध्य पाषाण काल की। चौपानी मांडो नामक स्थान कहाँ है? ये प्रयागराज में स्थित है। क्या है? ये सारे स्थान क्या है? प्रयागराज नामक स्थान पे स्थित है। अभी बताइए प्रयागराज नामक में आप कहेंगे कि ये सर जी सब प्रयागराज जा रहा है। हाँ, तो ये यूपी का हिस्ट्री है, इसीलिए जो प्रयागराज नामक स्थान पे चौपानी मांडो नामक स्थान में थी। यहाँ से क्या साक्ष्य मिला था? यहाँ से खोपड़ी मिली थी और मिट्टी के बर्तन मिले थे। खोपड़ी और मिट्टी के बर्तन मिले थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि ये ऐसा मैटर कभी मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि ये बहुत शानदार तरीके से आपको बताया जा रहा है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है ये, क्योंकि एक एक चीज को आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत किफायती रूप से बनाया गया है और बताया गया है और फ्लो चार्ट मैप के माध्यम से बताया गया है। जो मैप के माध्यम से बताया जा रहा है, ये देख सकते हैं मैप के माध्यम से ये सारी चीज आपको यूपी की मैप यहाँ पे और यहाँ के सारे चीज आपको क्या है दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है फ्लो चार्ट के माध्यम से। अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक में बात करूं तो एक स्थान आपको मिला था लहुरा देव। क्या मिला था? अगर मैं नौ पाषाण काल की मैं बात करूं, नौ पाषाण काल आप जब पढ़ेंगे, नौ पाषाण काल मध्य पाषाण काल होगा, नौ पाषाण काल की मैं बात करूंगा तो नौ पाषाण काल में आपको देखने को मिलेगा एक स्थान मिलता है जिसका नाम है लहुरा देव। नौ पाषाण काल के अंतर्गत कौन आएगा? लहुरा देव नामक स्थान आता है। और लहुरा देव में हम देखेंगे लहुरा देव का अगर
अवलोकन करें, अगर लहुरा देव के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो इसकी महत्वपूर्ण स्थितियां क्या है। तो लहुरा देव की महत्वपूर्ण स्थिति की मैं बात करूं कि स्थान पड़ता कहाँ है, तो ये स्थान जो है ये संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लहुरा देव का स्थान कहाँ पड़ता है, ये संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसकी क्या विशेषता है, तो यहाँ से भी चावल की खेती का प्रमाण मिला है। चावल की खेती का प्रमाण कहाँ मिला है, तो लहुरा देव से भी मिला है, लहुरा देव से भी मिला है। अगर मैं बात करूं कि लहुरा देव का समय काल कब था, तो ये 800 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व होगा, 8000 नहीं होगा, 800 ईसा पूर्व होगा लहुरा देव का। क्या 800 ईसा पूर्व होगा, सॉरी 8000 ईसा पूर्व होगा, ये सही लिखा है, 8000 ईसा पूर्व होगा यानी बीसी होगा। अगर मैं बात करूं उस समय लहुरा देव या नवपाषाण काल की मैं बात करूं, उस समय कुछ स्थान मिले थे। पहला स्थान था लेखहिया। लेखहिया ये कहाँ पड़ता है, आपका मिर्जापुर सोनभद्र में पड़ता है। यहाँ पे सर्वाधिक मानव कंकाल मिले थे, ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा। लेखहिया से ये मिर्जापुर सोनभद्र के बॉर्डर पे यहाँ पे सर्वाधिक मानव कंकाल मिले थे। एक स्थान दूसरा मिला था कोल्डिहवा। कोल्डिहवा स्थान कहाँ मिला था, ये प्रयागराज में मिला था। और प्रयागराज में सबसे पहले चावल के प्राचीनतम साक्ष्य या प्रमाण मिले थे, कहाँ से, कोल्डिहवा से मिले थे, जो प्रयागराज में स्थित है। अगला है सराय नहर। सराय नहर जो है ये कहाँ पड़ता है, ये प्रयागराज में प्रतापगढ़ में पड़ता है। और यहाँ पे 4 मानव कंकाल वो आक्रमण करते हुए का साक्ष्य मिला, अर्थात 4 मानव के कंकाल मिले हुए हैं। और चौपानी मांडो एक स्थान पड़ता है, चौपानी मांडो ये कहाँ पड़ता है, तो ये भी प्रयागराज में पड़ता है। चौपानी मांडो कहाँ पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है। और यहाँ पे मिट्टी के बर्तन और झोपड़ियाँ मिली है। मिट्टी के बर्तन और झोपड़ियाँ कहाँ मिली है भैया, ये आपको मिली है चौपानो मांडो में। एक स्थान पड़ता है मगदहा, क्या पड़ता है, मगदहा। और मगदहा जो स्थान पड़ता है ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। और प्रतापगढ़ में जो मगदहा पड़ता है वहां पे साक्ष्य मिला था सिर, लोढ़ा, आवास, गर्त और चूल्हे। एक स्थान पड़ता है दमदमा। दमदमा कहाँ पड़ता है, ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। यहाँ पे लघु उपकरण, फ्लक बेड, एक कब्र और 400 मिले थे। अगर अगला है महागढ़ा जो है ये कहाँ पड़ता है, ये भी प्रयागराज में पड़ता है। और यहाँ पे अस्थि और पशु बाड़ा मिला था, यानी पशु को रखने के लिए घर, और अस्थि मंजर के साक्ष्य मिले थे। अस्थि मंजर के क्या है, साक्ष्य मिले थे। इसको सभी लोग क्या करें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ, और इसको क्या करें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप लोगों का और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अच्छा इसलिए हो जाएगा क्योंकि मटेरियल जो है बहुत बेहतर आ रही है। ऐसा मटेरियल आप देखे नहीं होंगे, ऐसा मटेरियल जो है आप देखे नहीं होंगे, यकीन मानिए। और इसको आप एक बार लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको आगे चल के क्या हो, अच्छा हो जाए, आगे चल के क्या हो, आपको तैयारी में और बेहतर हो सके। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्या आप लोग को समझ में भी आ रही होगी, और आना भी चाहिए। इससे बेहतर तरीके से समझाने का तरीका इससे अच्छा और नहीं हो सकता। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो के लिए। और प्रयागराज शिक्षा चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगली क्लास कल मिलेगी।